हाँ बोलो। सर वो हमने जो लैप्लेसियन इक्वेशन पढ़ा हुआ हाँ था और बाउंड्री कंडीशन, इसका यूज हाँ। है क्या? अभी आज हम करेंगे, हमने लास्ट टाइम वन डायमेंशन किया था ना, तो आज हम टू डायमेंशन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम मेथड ऑफ इमेजेस पे जाएंगे। आज जो टॉपिक है, तो यूज मीन्स टू फाइंड द पोटेंशियल। इसका यूज यही है कि अगर कोई सिस्टम गिवन है आपके पास, उसकी डेंसिटी में भी गिवन हो या नहीं गिवन हो, बट अगर नॉर्मली अगर जो लैपलेस इक्वेशन यूजफुल तभी है जब चार्ज आपका जीरो है, यानी आप रो जीरो करते हो ना उसमें, तो आपको क्या करना होता है कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है, मीन्स डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है। आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है इस इक्वेशन का, ओके। बट वो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है जो हमारे अरेंजमेंट, यानी हमारा जो एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट है उसके बाउंड्री कंडीशन से मैच कर रहा है, उसको हम कहेंगे कि हमारे लिए वो सॉल्यूशन है। भाई डेल स्क्वायर वी। और हाँ बोलो। सर वो बोलो बोलो। बाउंड्री बाउंड्री कंडीशन वाला जो है उसका क्या यूज है? बाउंड्री कंडीशन, देखो मैंने लास्ट टाइम वन डायमेंशन जब किया था तो वन डायमेंशन में हमारा इक्वेशन क्या आया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला इक्वेशन आ गया था। हाँ सर। उसमें एम और सी हमें नहीं पता है। जब मैंने इक्वेशन सॉल्व किया तो दो कांस्टेंट आ गए, ए एक्स प्लस बी हमने लिया था, वहां मैं एम एक्स प्लस सी कह रहा हूँ बिकॉज दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो आ गया कि ऐसा कोई इक्वेशन होगा जो इस आपके लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब उसमें एम और सी वो बड़ा स्पेसिफाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन योर बाउंड्री कंडीशन। अब वहां बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि इनफाइनाइट पे जाकर के, या मैंने दो कंडीशन दे दी थी कि x इक्वल टू 0 पे ये v की वैल्यू है, और x इक्वल टू 10 पे, या x इक्वल टू 20 या x इक्वल टू 100 पे v की वैल्यू ये है। तो मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन दे दिया, उसके हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, m और c की वैल्यू निकाल ली। तब आपने फाइनल इक्वेशन लिखा कि यस इट इज 2x प्लस से 5, आंसर मेरा आ गया 2x प्लस 5, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर माई कंसिडर्ड प्रॉब्लम। अदरवाइज देर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल। भाई एम और ए की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, एम और हाँ ए सर। की कोई भी अब एग्जांपल के लिए एक वायर है, और वो वायर या कोई एक शीट है, शीट पे मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल निकालो एट अ डिस्टेंस दिस यूजिंग लैपलेस, और कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, और आपने निकाला, आपने इक्वेशन सॉल्व किया। अभी शीट का करेंगे, शीट का वैसे डायरेक्ट हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे, वी विल ओनली डिस्कस द प्रॉपर्टी, जो दो फीचर्स आए थे ना हमारे पास, वो फीचर्स इंपॉर्टेंट है, उसी का हम डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन हमेशा बुक में ये भी लिखा होगा सॉल्यूशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज पॉसिबल। उसमें से हमारे काम का सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो हमारे बाउंड्री कंडीशंस जो हमने बनाई है। अब जैसे मेटल शीट है, तो मेटल शीट का हमें पता है कि सारे चार्जेस बाहर होते हैं, और थ्रू आउट द मेटल हमारा क्या होता है, वी कांस्टेंट होता है। के अंदर हो या मेटल के सरफेस पे हो, वी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और जब आप मेटल से बहुत दूर चले जाते हैं तो वी की वैल्यू जीरो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ, यानी एटलीस्ट 100 टाइम्स मोर देन द साइज ऑफ द शीट, इट विल बी जीरो। तो ये मेरे लिए दो बाउंड्री कंडीशन बन जाएगी कि मैं जब मेटल शीट पे हूँ, यानी जब x इक्वल टू जीरो, या d इक्वल टू जीरो, या y इक्वल टू जीरो, या r इक्वल टू जो भी कह लो डिस्टेंस को, इफ इट इज जीरो द v इज कांस्टेंट, बट आई शुड नॉट से कि v कांस्टेंट है तो कितना है, मतलब कह सकता हूँ कि कांस्टेंट है, बट आई शुड नो कि v की वैल्यू है क्या। और व्हेन आई गो वेरी फार फ्रॉम द शीट इट विल बी जीरो। तो ये दो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी। तो जो सोल्यूशन आएगा उसमें जो कांस्टेंट जनरेट होंगे, उसका जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना, फॉर दैट वैल्यू वी रिक्वायर द बाउंड्री कंडीशन। तो बिना बाउंड्री कंडीशन के लैपलेस इक्वेशन का सोल्यूशन का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर? यस सर, क्लियर। सर आप एक बार स्क्रीन रीशेयर कर दीजिए ना। यस सर, हाँ मैं उसको लिख रहे हैं, वो दिख नहीं रहा। मैंने लिखा, आप के डाउट्स ले रहा था। I just share it again. Okay.
तो टुडे वी विल डिस्कस, वैसे 2 डायमेंशन को डिस्कस नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वी कैन जंप टू 3 डायमेंशन डायरेक्टली, बट 2 डायमेंशन के लिए एक माइन्यूट सा इक्वेशन लिख देता हूँ और वी कैन से कि देयर इज अ so many solution possible for this equation also, but easy नहीं निकालना। जैसे आपने वो किया ना पेंडुलम का इक्वेशन किया होगा आपने, तो पेंडुलम के इक्वेशन में आपने क्या किया, जो आपका क्या आता है, डेल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स सॉरी डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए या माइनस ऑफ सम कांस्टेंट वाई, ये इक्वेशन होता था ना डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर, यस यस सर। डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है, बट नेगेटिव होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो जब इस इक्वेशन, अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे करते थे सॉल्व, आप क्या करते थे, लेट अस अज्यूम y इक्वल टू दिस, आप अज्यूम कर लेते थे ना y इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, उसके बाद उसे वापस डालते थे इक्वेशन में, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करते थे, फिर एक आपके पास y इक्वल टू सम वैल्यू आ जाती थी विद सर्टेन कांस्टेंट। उस कांस्टेंट के लिए आप अज्यूम करते थे कि जब मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब है, जब डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाती है जब आपका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो ये दोनों यूज करके आप बाकी कांस्टेंट को डिड्यूस कर लेते थे। तो सेम सेंस में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका होता है कि अगर आपके पास सेट ऑफ रूल्स हैं कि इसको इस तरीके से आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करो, तब तो चलेगा। लेकिन कई बार सेट ऑफ रूल्स नहीं होता, तो व्हाट वी डू, वी अज्यूम द सॉल्यूशन। हमें लगता है कि शायद ऐसा एक कोई सॉल्यूशन हो सकता है जो इसको सॉल्व कर, इसको सेटिस्फाई कर लेगा। वो हमारा सबसे इजी मेथड होता है। अगर हमें पता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैक्सिमम के एक जैसे ही आंसर आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा आप उतने ज्यादा से प्ले भी नहीं करते हो। एक होता है सिंपल फर्स्ट ऑर्डर होगा, दूसरा सेकंड ऑर्डर होगा, और हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। इससे ज्यादा आपके पास इक्वेशन आते ही नहीं फिजिक्स में। थर्ड ऑर्डर तक जाने की बहुत ही कम ऐसे मटीरियल, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें थर्ड ऑर्डर पे जाते हैं। अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, यही तो होते हैं मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा होता है कोई? हाँ, अभी तक दिखा सर। पेंडुलम का केस, पीरियोडिक पेंडुलम मींस पीरियोडिक, जो जितने भी पीरियोडिक सिस्टम होंगे वो डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर वाले होंगे। उसमें इक्वल टू कांस्टेंट होगा या इक्वल टू 0 हो सकता है। उसके साथ एक और अगर सिंगल ऑर्डर का आ गया, यानी फर्स्ट ऑर्डर का, उसके साथ में सेकंड ऑर्डर के, तो वो हमारा डैम्प्ड हो जाता है। वो डैम्पिंग हो सकती है या फोर्स्ड हो सकता है। अगर कोई मेरा इक्वालिटी में साइनसोइडल फंक्शन आ जाता है तो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो जाता है। नहीं रहता है कुछ भी तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। और अगर डैम्पिंग भी यानी फर्स्ट ऑर्डर भी कोई टर्म नहीं, तो सिंपल वो पीरियोडिक कंटिन्यूअस पीरियोडिक चलता रहेगा वो, अगर डैम्पिंग नहीं है तो। दीज आर द बेसिक इक्वेशन जिसको हमेशा आप देखोगे कि इसी तरह के सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, और इसी तरह के इक्वेशन हो तो उसके, अब उसके सॉल्यूशन बहुत सारे पॉसिबल हैं, बट हमारे केस के लिए दैट विल बी डिसाइडेड बाय कि कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है, उसके क्या कांस्टेंट की वैल्यू होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बाउंड्री कंडीशन। ओके, so let us go with the second this 2 dimension, not second 2 dimension। लास्ट टाइम हमने 1D के लिए क्या था, 2D के लिए। 2D के लिए क्या बनेगा इक्वेशन, del v by del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर v by del y स्क्वायर। x y भी हो सकता है, y z भी हो सकता है, z x भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो दिस इज योर लैप्लेस। लैप्लेस का क्या था, del स्क्वायर। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। किसी शायद he is not able to attend, so I have started the call. This is the basic equation. So 2 dimension भी है। अब solution इसका बहुत ही मुश्किल है निकालना, easy नहीं है। You can guess the solution, you can work out, but हमें solution से मतलब नहीं है। हमारा जो solution आएगा उसके फीचर्स से मतलब है, जो पिछले हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया, सॉरी 1 डायमेंशन में किया था। 1 डायमेंशन में 2 फीचर्स आए थे। फर्स्ट फीचर क्या था, इफ यू रिमेम्बर? फिर उसका सर जो फीचर एवरेज वैल्यू का सम होता है ना, हाँ, फर्स्ट फीचर था हमारा कि फर्स्ट था किसी कि बाउंड्री के बीच में हमेशा एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू होता है। और यानी कोई सेकंड भी था कि मैक्सिमम, हाँ, उसके बीच में जो भी पोटेंशियल आप निकालोगे दैट विल बी द एवरेज ऑफ योर
whatever the point you have chosen. प्लस आर कर लो, माइनस आर कर लो, या करते करते बाउंड्री पे पहुंच जाओ। यानी बाउंड्री जो फर्स्ट बाउंड्री और सेकेंड बाउंड्री, उन दोनों का जो भी पोटेंशियल होगा, अगर आप बीच में कहीं पोटेंशियल ढूंढ रहे हो तो दैट विल बी लेस देन एंड मोर देन, दैट मीन्स एवरेज ऑफ बोथ। एक जगह हो सकता है मैक्सिमम पोटेंशियल हो बाउंड्री पे, एक जगह सबसे मिनिमम हो, तो बीच में आप खड़े हो तो वहां हमेशा आपको एवरेज ही मिलेगा। वोंट फाइंड हायर पोटेंशियल देन द बाउंड्री और लोअर पोटेंशियल देन द बाउंड्री। यही था फर्स्ट फीचर कि एवरेज होता है। तो वन डायमेंशन में तो एवरेज बड़ा इजी लिखना कि v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो डिवाइडेड बाय दिस। अगर टू डायमेंशंस कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें एवरेज हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसमें भी हम एवरेज डिफाइन कर सकते हैं दैट v एट एनी एक्स वाई, ये आपके उसमें लिखा भी हुआ है ग्राफिक्स में, दैट विल बी एवरेज ऑफ एनी सेलेक्टेड, यहाँ पे हम टू डायमेंशन में सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट सिमेट्रिक थिंग यू कैन सेलेक्ट। बाकी एब्रप्ट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सर्कल हो। तो यहाँ का मीनिंग क्या हुआ इस इक्वेशन का कि दिस इज द पॉइंट विच इज एट एक्स वाई, दिस इज द वैल्यू, यहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। दिस विल बी एवरेज ऑफ ऑल द पोटेंशियल विच इज प्रेजेंट नियर इट्स स्पेस, इसके आसपास जितने पोटेंशियल प्रेजेंट हैं, यानी लेट अस v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn, सो दैट विल बी एवरेज। इन सबको ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी, और इसको अगर बहुत ही छोटा 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 करते जाओ तो इट विल बी लाइक दिस वन, दिस इज योर सर्कमफेरेंस एंड दिस इज v डॉट dl। तो आप छोटे छोटे dl से एलिमेंट से v को मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको टोटल लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। उस लाइन इंटीग्रल को आपको लेंथ से डिवाइड कर देना, तो यू विल गेट द एवरेज वैल्यू। तो ये जो v है ना, ये v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 vn, तो ये अब जब समेशन में चेंज हो गया और हमें ये भी पता है कि अगर इक्वी डिस्टेंस पे तो मोर लेस एक जैसा ही वैल्यू होगा, तो इसलिए मैंने इसको v लिखा है। अदरवाइज यू कैन राइट इन दिस वे। सो दिस इज समथिंग लाइक एवरेज, यानी ये इक्वेशन फॉलो करेगा जब हमारा टू डायमेंशन, यानी टू डायमेंशन में जब भी सॉल्यूशन आएगा तो उस सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होगा कि इट विल फॉलो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगे पोटेंशियल तो दैट विल बी एवरेज ऑफ nearby points, whatever the potential you are getting at the nearby point. If you make a circle, you can make any abrupt design also, that is up to you. ठीक है, clear? Okay, sir. Yes, sir. Okay. The second is again the consequence of the same thing, कि अगर मेरा यहाँ पे एवरेज है और मैं टू डायमेंशन सरफेस की बात कर रहा हूँ कोई भी, तो टू डायमेंशन सरफेस में एक और चीज हो सकता है कि ये मैं जो बाउंड्री मैंने लिया है इसको एक्सटेंड करते जाओ, एक्सटेंड करते करते मैंने सीधे बाउंड्री तक चला गया। इट मींस बाउंड्री की जो भी वैल्यू होगी दैट विल हैव मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि बीच में तो एवरेज आएगा हमेशा। ये बीच में तो वैल्यू क्या आएगी, आसपास जो स्पेस में है उसका एवरेज है, यानी यहाँ पे तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता ना सेंटर में। मैक्सिमम कहाँ लाई करेगा, इस वाली बाउंड्री पे लाई करेगा, इसके लिए मैक्सिमा और दूर करेगा, इसके लिए मैक्सिमा, मींस इट विल एक्चुअली द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल विल लाई ऑन द बाउंड्री ओनली। ठीक है, तो जो वन डायमेंशन में फॉलो हो रहा था टू डायमेंशन में भी वही फॉलो हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। एक और क्वेश्चन आता है, बड़ा इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन अभी मैंने लिखा नहीं कहीं, बट इट इज समथिंग लाइक दैट, इफ यू पुट अ पार्टिकल इन अ वॉल्यूम which follow the Laplace, please mute yourself. If you keep a charge within a volume which is following a Laplace equation, ठीक है, लैपलेस फॉलो कर रहा है या पाइथन भी फॉलो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मींस डेल स्क्वायर v इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट है, और रो नहीं है तो जीरो है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लैपलेस सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि लैपलेस में हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारा जीरो होता है, इसलिए इजी होता है सॉल्व करना, अदरवाइज रो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विल द चार्ज विल बी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मींस कोई आपने शीट लिया है या थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट लिया है या वन डायमेंशन लाइन लिया है और आपने चार्ज को कहीं बीच में रख दिया है
और उस पूरे वॉल्यूम या उस पूरे स्पेस में लैपलेस इक्वेशन फॉलो हो रहा है। ऑब्वियसली वो फॉलो हो गई, चार्ज डेंसिटी है तो डेल स्क्वायर वी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और अगर चार्ज डेंसिटी नहीं है तो इट विल बी 0। तो जो आपका पार्टिकल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे बैठा हुआ है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे बैठा हुआ है? सर ये तो ऐसे होगा ना कि अगर मान लीजिए वो डेल स्क्वायर जो उसका है वो मान लीजिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस केस में मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, और जब डेल स्क्वायर 0 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लेस देन 0 या मैक्सिमम है तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। सर इक्विलिब्रियम की तो बात तब करते हैं जब मैक्सिमा और मिनिमा हो, और मैक्सिमम मिनिमा तो सिर्फ बाउंड्री पे है। यस, बीच में तो कहीं आ ही नहीं सकता है ना। यानी जब बीच में कहीं पार्टिकल होगा ना, इट विल ऑलवेज बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो रुका भी दिख रहा है तो वो अनस्टेबल स्टेट में है, उसको हल्का सा शिफ्ट मिलेगा ना तो इट विल मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन इट्स चार्ज और पोलैरिटी, प्लस है या माइनस है। क्योंकि आपने पहले ही डिफाइन कर दिया कि जब भी आप लैपलेस या पॉइसन इक्वेशन सॉल्व करते हो किसी भी स्पेस में, तो आपके पास जो मैक्सिमम और मिनिमा है पोटेंशियल का वो तो आपके बाउंड्री पे है। तो बीच में तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल ही नहीं रहा है। देयर इज नो कर्व लाइक मिनिमा, देयर इज नो कर्व लाइक मैक्सिमा। मैक्सिमा होगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट मिनिमा भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना, मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पोटेंशियल का अगर डायग्राम बनाओगे वन डायमेंशन में तो दैट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रॉम वन बाउंड्री टू अदर बाउंड्री। इज इट क्लियर? और अगर आपने इवन टू डायमेंशन में भी अगर पोटेंशियल का पिक्चर बनाओगे, जैसे समथिंग लाइक कि पोटेंशियल आप प्लॉट कर रहे हो टू डायमेंशन सिस्टम में, तो इट विल बी लाइक ए स्ट्रेच्ड शीट। दैट शीट विल नॉट हैव एनी डिप और एनी बल्जिंग आउट। उसमें कोई बल्जिंग आउट नहीं हो रहा, या ऐसा नहीं है कि उसमें डिप हो गया है, तो इट इज स्ट्रेच्ड, बिल्कुल स्ट्रेच्ड है। और स्ट्रेच शीट पे एग्जांपल देखो, तो कोई बॉल आप रख दो तो बॉल कभी रुकेगा नहीं, यहाँ वहाँ घूमता ही रहेगा वो। इट विल गो टू दैट प्लेस जहां से वो फॉल करके या तो 0 पे चला जाए या कहीं मैक्सिमम पे पहुंच जाए, तो दैट विल बी एट द बाउंड्री। तो एनी चार्ज इफ इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, इट विल ऑलवेज बी इन अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर रुका भी है तो आप हल्का सा भी मोशन दोगे, इट विल come out from that place, because maxima minima is not between that bound, it is between the not on the within the volume, it is at the boundary only. तो stability उसको boundary पे ही मिलेगी। is it clear? यस सर। Yes. तो कई बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने को आता है कि क्यों ऐसा होता है, तो यू नीड टू नो कि मैक्सिमम मिनिमम आपके बाउंड्री पे रहता है। तो मैक्सिमम मिनिमम बाउंड्री पे है तो हमारे बीच में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इट इज ऑलवेज या तो उसे इंक्रीजिंग मिलेगा स्लोप या डिक्रीजिंग मिलेगा स्लोप, तो या तो उस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, दैट विल डिपेंड अपॉन पोलैरिटी। ओके, सो अगेन यू कैन राइट हियर आल्सो दैट maxima and minima at boundary. Okay, now we come to the 3 dimension. 3 dimension में भी हम solution को assume नहीं करेंगे कि solution कैसा आएगा, but obviously if it is 3D then del square v by del x square plus del square v, it is again becoming more complicated. जैसे हम डायमेंशन आगे बढ़ते आएंगे तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ता है। दिस इज नथिंग बट डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0। ओके, अगेन द सॉल्यूशन विल बी देयर, an infinite number of solution is possible, and obviously this is also written कि there is very difficult to find the solution also, but अगर निकाल सकते हो कंप्यूटर सिस्टम है आपके पास, कंप्यूटर में इक्वेशन आपने डिराइव का वो बना रखा है एक प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम में यू कैन फाइंड कि v की वैल्यू क्या आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो कंप्यूटर कैन डू फॉर यू। वो एक इक्वेशन बना के आपको दे देगा हिट एंड ट्रायल से, बट अगेन इट विल गिव यू मेनी कांस्टेंट आल्सो, एटलीस्ट 3-4 कांस्टेंट। जैसे जैसे आप इक्वेशन आपका बढ़ता है कांस्टेंट भी आपके बढ़ते आएंगे, जैसे जैसे आपके x में आपके 2 मिलेंगे, y में 2 मिलेंगे, z में 2 मिलेंगे, तो दैट विल हैव सर्टेन नंबर ऑफ कांस्टेंट। अगेन दोज कांस्टेंट विल बी फाउंड इफ यू नो द value of v
एट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मीन्स कि आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिसाइज है कि इस पॉइंट पे ये v की वैल्यू है, इस पॉइंट पे ये v की वैल्यू, इस पॉइंट पे ये v की वैल्यू, सो दैट यू कैन यूज दोज बाउंड्री कंडीशन टू फाइंड द कांस्टेंट एंड देन यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन। बट जो भी सॉल्यूशन आएगा v का, जो भी सॉल्यूशन आएगा v का, अगेन इट विल फॉलो द टू प्रॉपर्टी, वन विच इज एवरेजिंग एंड अनदर विच इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा आएगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। पिछले के फर्स्ट केस में हमने कैसे लिखा था एवरेज की वैल्यू, आपको याद है, हमने इक्वेशन बनाया, फिर प्लस आर माइनस आर किया। दूसरे केस में हमने सर्कल बनाया, सर्कल के जो भी बाउंड्री पे जो भी वैल्यू है उन सारे को ऐड किया, लाइन इंटीग्रल किया और डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस कर दिया, तो हमारा सेंटर का वैल्यू आ गया कि सेंटर में पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, बट यहाँ पे सर्कल नहीं होगा, यहाँ पे स्फीयर होगा। यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ स्फीयर। स्फीयर का जो सेंटर होगा, मान लेते हो एक्स वाई जेड पे है, दैट विल बी द एवरेज ऑफ whatever the potential on the surface of the sphere whose radius may be something like r। तो यहाँ पे कैसा हो गया सिस्टम, 1/, अब सरफेस है ना तो 4πr², यह टोटल सरफेस हो गया हमारा, और आपको सरफेस इंटीग्रल करना है आपके पोटेंशियल का। आर स्क्वायर अभी नहीं लिख रहा, अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ डी। आपने क्या लेना है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर का सेंटर आपका एक्स वाई और जेड से डिफाइन हो रहा है, हैविंग सर्टेन रेडियस से r, एंड यू हैव डिफरेंट पोटेंशियल ऑन दिस स्फीयर। ये तो सिर्फ मैं एक ही प्लेन में बना रहा हूँ, बट 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो चारों तरफ उसके होगा, तो दैट विल हैव सर्टेन, ऑब्वियसली वो वैल्यू भी मोर और लेस मे बी कांस्टेंट हो या कांस्टेंट नहीं भी हो, तो आपको ई वी डॉट डी ए करना है। डॉट भी नहीं करोगे, यहाँ डॉट प्रोडक्ट का कोई लॉजिक नहीं रहेगा, क्योंकि v हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू एंड वी हैव टू इंटीग्रेट एंड देन डिवाइड बाय होल ऑफ द सरफेस, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस एवरेज वैल्यू। यानी जो सेंटर में वैल्यू है वो हमेशा इनसे कम ही रहेगा, इन सबके ऐड करके ही आपका एवरेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब हम ये बात कह रहे हैं कि सेंटर में हमेशा कम होगा, दैट विल बी एवरेज ऑफ द दिस स्फीयर जो बाउंड्री पे है, इस स्फीयर के बाउंड्री पे, इट मींस इफ यू एक्सटेंड टू द बाउंड्री, सो इट मींस देयर इज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगेन मैक्सिमा और मिनिमा एट बाउंड्री। ये दोनों प्रॉपर्टी, मैं स्टेटमेंट पूरा मैंने उसमें नोट्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो दीज टू प्रॉपर्टी अगेन इट इज फॉलोड फॉर 3 डायमेंशन आल्सो। वी कैन प्रूव दिस। 2 डायमेंशन में हमने प्रूव नहीं किया था, 2 डायमेंशन में भी कर सकते हो, बट 3 डायमेंशन में हम इसका प्रूफ भी कर लेंगे। कई बार आ जाता है कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि दैट वी एक्स वाई जेड विच इज वी एट द सेंटर इज एवरेज ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर्स। जो भी स्फीयर का पूरा सरफेस होगा ना, तो उसके जो आप ऐड करोगे, इंटीग्रेट करोगे, डिवाइड बाय एरिया करोगे, तो दैट शुड बी एट द सेंटर। तो वी कैन डू द प्रूफ फॉर दिस आल्सो, फॉर दिस। यहाँ पे एरिया की बात करें, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना? ये सरफेस एरिया, यहाँ पे ये सरफेस डी, ये टोटल सरफेस एरिया है, ये स्मॉल एक पर्टिकुलर पैच है, तो ऐसे से बहुत सारे पैच होंगे, हर एक पैच पे आपको वी डी ए मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। और v और da क्या है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो da इज यू कैन ट्रीट एज अ स्केलर एंड v इज आल्सो अ स्केलर, तो दोनों स्केलर क्वांटिटी होंगी, तो उसमें कोई डॉट प्रोडक्ट जैसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, सो लेट अस से कि हम ये जो हमारा वॉल्यूम जो अज्यूम किया हमने, जहाँ पे हम लैप्लेस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये वॉल्यूम किसी एक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। वी हैव अ फील्ड अराउंड दिस स्पेस, और उस फील्ड में हमने ये छोटा सा अपना स्फीयर अपने प्लेस कर दिया है, एंड लेट अस चेक कि उस जो भी फील्ड है वो किसी न किसी चार्ज से जनरेट हो रहा होगा, मे बी मल्टीपल चार्जेस से, मे बी सिंगल चार्ज से। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये जो ऊपर इक्वेशन लिखा है ये वैलिड है या नहीं है। 1 डायमेंशन में हमने देख लिया था करके, वैलिड था। 2 डायमेंशन में हमने चेक नहीं किया, बट इट विल बी वैलिड। 3 डायमेंशन में हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैलिड होगा। अगर किसी स्पेस में मैंने एक स्फीयर रखा है
तो उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी एवरेज ऑफ द ऑल द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर। क्लियर? ये वॉल्यूम हमारे ऊपर अज्यूम करने पे कि हम कितना साइज का ले रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि इतने साइज का लेना है, बट इट शुड बी इन द सर्टेन फील्ड। क्लियर? सो लेट अस अज्यूम कि एक चार्ज है प्लस q and that is producing a certain field. Obviously that will produce a potential also. अलग अलग डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी प्रोड्यूस करेगा। तो लेट अस कैलकुलेट दीज थिंग्स। एक बार जरा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज d, this is r. So this charge is going to produce a potential at this point, which is v x y z. It will also produce a potential on this surface at any particular point. Let us say this one, which is point P, so I will call it as Vp. Clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब ऐसे ऐसे Vp बहुत सारे होंगे, Vp1, Vp2, Vp3, जो कि इस पॉइंट से उनका डिस्टेंस भी वेरी हो रहा है, और डिस्टेंस ना वेरी होकर कुछ और भी वेरी कर सकते हो, थीटा भी वेरी कर सकते हो, that is up to you. Let us assume this is theta. And this is r, already it is written, ये r है, small r है, ये capital D है, this is your center. So the proof that this is valid or not. v at x y z हमारे इस केस के लिए क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught q divided by, इस केस के लिए यहाँ पे q है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो तो कितना होगा, सिंपली r होगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब vp को हम लिखेंगे कि vp कितना होगा। vp की वैल्यू एक जनरल वैल्यू होगी and that will change according to your certain variable which is changing, q upon d. d l, अच्छा d लिखा है मैंने, ठीक है, l भी that is up to you, l d k जो भी लेना है, so q by d आ गया। अब d की वैल्यू क्या है, again you will write in cosine formula which is r square plus r square minus 2r cos of theta। ठीक है, ये फॉर्मूला हम d को रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि नोन r, बिकॉज रेडियस कैपिटल R is not going to change and small r is not going to change, only इस पूरे इक्वेशन में क्या चेंज होगा जिससे d चेंज होता रहेगा, एंगल। as you move from here it will move, go on, theta is going to do all the round and it will come back to here। तो ये थीटा जो है 0 से पाई तक जा सकता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू का 0 से पाई तक जा सकता है, तो आप सारे सरफेस को कवर कर लोगे। एक और है एंगल जिसकी हमने अभी बात नहीं की है, दैट इज योर फाई। तो फाई विल आल्सो गो विद 0 to 2 पाई, वो पूरा राउंड मारेगा, ये सिर्फ 0 से पाई तक जाएगा, उतने में काम हो जाएगा, मतलब 0 से पाई तक जाएगा उतने में काम हो जाएगा। एक रिवर्स ऑर्डर में भी है, उसके लिए हमारे लिए 5 रोल प्ले करेगा, तो वो एक बार मैं डीए लिख दूंगा तो दैट विल बी मोर क्लियर। सो नाउ वी फाइंड द एवरेज। अब हम एवरेज निकालते हैं इस पोटेंशियल के लिए, यानी हमें एवरेज जब निकालेंगे तो दैट विल बी सेंटर्ड, हम सारे वीपी नोट करेंगे और ये वाला फंक्शन हम निकालने की कोशिश करेंगे। इस फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू इससे मैच होना है। हाँ बोलो सर, आपने डी की वैल्यू कैसे निकाली है? डी की वैल्यू कोसाइन फॉर्मूला से निकाला है। कोसाइन फॉर्मूला वेक्टर में एक बार पढ़ना क्या होता है, ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल में दो को यूज करके आप थर्ड का लेंथ निकाल सकते हो व्हेन दे आर वेक्टर, दैट इज अ कोसाइन फॉर्मूला। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते? नहीं, पाइथागोरस तब लगेगा ना जब एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये तो जनरल एंगल है ना। पाइथागोरस तब लगेगा जब ये 90 डिग्री होगा। ये जरूरी तो नहीं है, अगर मैं ये बनाता हूँ यहाँ पे लाइन, दिस इज नॉट 90 डिग्री। यस सर। क्लियर? तो 90 तभी आएगा जब ये दिस इज नॉट इक्वल टू 90। किसी टाइम पे 90 भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर केस में,
बट इट इज नॉट जनरली 90. ठीक है, 90 होता तो बहुत इजी होता है, ये हमारा यहीं तक ट्रंकेट हो जाता, आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. Okay, so now we will find the average. Average will be 1/4 pi r square Vp, and you replace this dA by the spherical coordinate. That will be r square sin theta d theta and d. ये हमने पहले भी शायद किया हुआ है किसी डेरिवेशन में, कभी हमने पिछले क्लास में भी क्वेश्चन किया था कि स्फीयर के उससे हम निकाल रहे थे ना पोटेंशियल, तब भी हमने एक प्रॉब्लम किया हुआ है. सो दिस इज 1/4 पाई. 4 पाई भी हट जाएगा क्योंकि ये जो देगा आपका ना, ये अलग से चलेगा, ये अलग से चलेगा. वीपी को हम रिप्लेस करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ एक बार जरा. 4 पाई r स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया है. आई जस्ट रिप्लेस द टू थिंग्स. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने. वीपी की वैल्यू अब लिख रहा हूँ, q डिवाइडेड बाय दिस रूट टर्म sin theta d theta and integration of d phi. This will go from 0 to pi and this will go from 0 to 2 pi. ये 2 pi मुझे दे देगा तो ये 2 pi भी कैंसिल हो जाएगा, तो I will left with only 2. Q will be there which is constant and 4 pi epsilon naught को भी आप पुल आउट कर सकते हो, वो कांस्टेंट है. अब आपका इंटीग्रेशन बच गया सिर्फ sin theta d theta divided by root of r square plus r square minus 2r cos of theta. ये शायद हमने पिछले केस में किया हुआ है, एक बार जरा निकाल सकते हो. एंड केस हमारे हमने दो सॉल्यूशन इसके पॉसिबल थे, एक में r ग्रेटर देन r के लिए था, एक r लेस देन r के लिए था. तो हमारा केस ये फॉलो कर रहा है, दिस इज नॉट द केस. तो एक बार जरा सॉल्यूशन निकालो क्या आता है, जस्ट पिछले क्लास में हमने किया हुआ है. आप बताओ यहाँ क्या है, लिखना है मुझे क्या है. 2 आ रहा है, किसका किसका ये आ रहा है, यही आ रहा है सर. फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल. and this is nothing but this is equal to v x y and z. hence proved. This is average, hence proved कि वो एवरेज वैल्यू होगा. जो आपके सरफेस पे जो पोटेंशियल्स होंगे उनको ऐड करो और सरफेस से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करो, and ultimately when you divide by whole of the thing, so you will get the surface integral, you will get the average value of at the center of the sphere. अब ये obvious है कि अगर ये वन सिंगल चार्ज के लिए वैलिड है, तो अगर सेट ऑफ चार्जेस भी होंगे, यानी there will be some density, then also this is possible because the superposition is possible. कि यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो इंडिविजुअली सभी से जो भी पोटेंशियल आएगा एट अ डिस्टेंस सर्टेन, तो हर एक के लिए वैलिड है, तो ओवरऑल भी इट विल बी वैलिड. तो रो है या सिंगल चार्ज है या कोई मल्टीपल ऑफ चार्जेस है, इट विल बी सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर फर्स्ट प्रॉपर्टी. वो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा ही होगा. क्लियर? ओके. क्लियर सर. अब हमने सॉल्यूशन नहीं निकाला है, सिर्फ हमने प्रॉपर्टी को देखा है और प्रॉपर्टी को प्रूव किया कि यस इट इज वैलिड. 1 डायमेंशन के लिए कर दिया और 3 डायमेंशन के लिए कर दिया. 2 डायमेंशन के लिए नहीं किया. यू कैन ट्राई ऑन योर ओन की चाहो तो एक क्यू चार्ज रखो और उससे फिर देखो कि एक आपने वो बना लिया, और प्लेन पे ही होना चाहिए चार्ज, आपके पास कोई दूसरा एक्सेस नहीं होगा. तो आप देखना कि कैसे उसे आपका इंटीग्रेशन फॉलो अप करेगा. वहां पे भी एरिया ही आएगा और डीए की डीएल आएगा, और वो डीएल की वैल्यू कैसे मैनेज होगी आपके डिस्टेंस से जो चार्ज है उससे. बट एवरीथिंग इज ऑन द प्लेन, so that is up to you. If you want to do, you can do that also. Now